हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। अभी हमने एनर्जी के बारे में स्टार्ट किया है और इससे पहले एक जो वीडियो था मे बी उसमें आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप देखे होंगे। उसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया है। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं मोटिवेशनल कोट्स की तरफ और देखते हैं आज मोटिवेशनल कोट्स में क्या है। ये भी जो मोटिवेशनल कोट्स है इसको भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही ये स्टेटमेंट है और इन्होंने क्या बताया है। एक बार मैं इसे रीड करता हूँ, आप भी करो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इन्होंने क्या कहा था, कैसे कहा था। इन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। देखो इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो हमेशा उसे या तो आप उससे हाई लेवल पे सोचो, उससे आपको डिफरेंट ही सोचना है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए भी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये स्टेटमेंट इनका यही कहता है। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। कोई भी समस्या चेतना, चेतना वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी समस्या के उसी स्तर पर नहीं कर सकते, उसका हल हम उसी स्तर पर नहीं कर सकते, ठीक है। हल नहीं किया जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है, ठीक। मतलब जिस लेवल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप उसी लेवल पे उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको या तो उससे ऊपर जाना होगा या तो आपको उससे कुछ हट के सोचना होगा, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज मोटिवेशनल कोर्स। अगर आप हमारे चैनल पर हमसे जुड़े नहीं हैं, ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, youtube.com पे जाना है और यहाँ पे एग्ज़ाम हाउस सर्च बार में टाइप करना है। उसके बाद से यहाँ पे इस तरीके का आपको एक लोगो दिखाई देगा, एग्ज़ाम हाउस पे क्लिक करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस वाले बटन पे क्लिक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप एग्ज़ाम हाउ पे यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम हाउ पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम हाउ पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे साइंस नाम का एक प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करना और जो भी वीडियोज सारे साइंस से रिलेटेड है, 9th क्लास का है सारा कुछ, या फिर अदर जितने भी हैं वो सारे वीडियो साइंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। आप जब चाहे देख सकते हैं, ये आपका फ्री है, ठीक है, वो कभी भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले बटन पे क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें आप सपोर्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा मैंने बताया था कि हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। देखो इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसकी हिंदी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देखो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ये उसके नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक है। ये इसके केस में नाम में ही छिपा हुआ है। स्थितिज का क्या मतलब होता है, स्थितिज का मतलब हुआ है रुका हुआ। उसकी स्थिति के बारे में ये बता रहा है कि वो कौन से सिचुएशन पे है, वो बॉडी ऊपर है, वो नीचे है, वो लेफ़्ट है, वो राइट है, उसको हम बताएंगे स्थिति। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जैसे अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, अगर वो हवा में है और अर्थ सरफेस से वो कुछ ऊंचाई पे है, मान लेते हैं वो h ऊंचाई पे है, ठीक है, वह सरफेस से कितना है, अर्थ सरफेस से h ऊंचाई पे है। तो इसके पास क्या होगा, कुछ एनर्जी होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को ही हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर आप अलग तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझो कि मैंने आपको बॉल वाले प्रॉब्लम्स बताएं कि इसमें एक बॉल होती है, ठीक है, और ये उछलती है, ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुँचती है, फिर ये रिटर्न वापस आती है और यहाँ पे टकराती है, फिर ये वापस जाती है और ये एक प्रक्रिया कई बार तक चलती, जब तक चलती रहती है कि जब तक ये बॉल अर्थ सरफेस पे अचानक आकर के या फिर एक बार आकर के रुक नहीं जाती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक बॉल के पास वो एनर्जी रहती है, ठीक है, जो एनर्जी रहती है। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये अगर वो बॉल h हाइट पे है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, अगर वो अर्थ सरफेस पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक और भी कुछ समझने के एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर आप खिलौना देखे होगे जिसमें इस तरीके की एक चाबी लगी होती थी, ठीक है, इस तरीके का चाबी लगा होता था उसमें,
और हम क्या करते थे, इसको खिलौने में लगा के और इसको क्या करते थे, हम घुमा देते थे ऐसे, ठीक है, इसको घुमाते थे, ठीक है। उसमें खिलौने में क्या होता था कि इस तरीके की स्प्रिंग लगी होती थी, इस तरीके की इसी स्प्रिंग लगी होती थी, ठीक है। जब हम इसको इस चाबी को इसमें लगाते थे और इसमें लगाने के बाद जब हम इस डायरेक्शन में घुमाते थे तो ये क्या होता था कि इस तरीके से ये कॉइल क्या होता था या फिर स्प्रिंग जो इस तरीके से वो सिमट जाती थी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एनर्जी हमने इसको दिया था, घुमा घुमा के जो हमने एनर्जी दिया था, वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, वो इसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हम की को निकालते हैं या फिर कोई बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होती है, धीरे धीरे से खुलना स्टार्ट होती है और जो खिलौना है या फिर जो गाड़ी है या फिर कोई भी वस्तु है वो क्या होगी, वो चलना स्टार्ट कर जाती है या फिर हम उसको अलग मतलब चलना वो शुरू हो जाती है या फिर किसी और एनर्जी में आप इसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम तीर धनुष की बात करते हैं, बो एंड एरो की अगर हम बात करें तो जैसे कि इस तरीके से धनुष होता है, ठीक है, इस तरीके से धनुष होता है और इसमें क्या होता है कि एक रस्सी बंधी होती है इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया कि इस पर एरो लगाया, ठीक है, तीर लगा रहे थे आपने, इस पर तीर लगाया इस तरीके से और फिर क्या करते हैं, इसको आप अपने हाथों से पीछे खींचते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसमें बन के आएगा, फिगर डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आता है। जब आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये स्ट्रिंग जो धागा होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये तीर आपको इतनी नज़दीक आ जाती है, यहाँ से आप हाथ पकड़ के हाथ से खींचते हो। जब आप इसको पीछे की साइड में खींचते हो तो खींचने के बाद ये क्या, स्ट्रिंग में, ये इस धागे में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो एनर्जी जैसे हमने खींचा तो हमारी ये एनर्जी क्या होगी, जितने दूर तक हम खींचते हैं इसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी ही इस धागे में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यही सिंपल से देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। और आपके बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि एक ब्लॉक है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एक ब्लॉक है जो h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी पे कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी की, तो इस तरीके से हमने समझा। और पोटेंशियल एनर्जी को अब हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हमें समझना है पोटेंशियल एनर्जी को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो h हाइट पे है, ठीक है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। इसको हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं रेफरेंस, ठीक। मतलब कि जो भी मेजरमेंट हम करेंगे, जो भी हम हाइट मेजर करेंगे वो हम यहीं से करेंगे, ठीक है। या फिर इसको आप जीरो लाइन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जीरो लाइन बोलो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपने क्या किया, या फिर किसी भी तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक ऊपर की तरफ ये चला गया, ठीक है, किसी भी तरीके से, या तो आपने उठा के रख दिया। तो जब ये h हाइट के ऊपर तक जाता है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है, ये जो हाइट है, ये हाइट हम इसको क्या मानते हैं, h मानते हैं, ठीक है, h मानते हैं। और मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो कितना है, m है। ऊपर की तरफ ये जाएगा तो अभी इसका कितना हो जाएगा, मास m हो जाएगा, ठीक है, मास m हो जाएगा। अब ये जब मास है वो नीचे की तरफ क्या करेगा ना, एक फोर्स लगाता है, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, मास को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो मास होगा जब हम इसमें g का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या वेट हो जाएगा, m इंटू जी, ठीक है। अब ये क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स होता है, ये वेट होता है। अगर आप ग्रेविटेशन के अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको रेफ़र करें, वो देखें वीडियो, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो ये वेट होता है और ये क्या, एक फोर्स होता है। सिमिलर यहाँ पे भी है, ठीक है, ये भी क्या है कि फोर्स है यहाँ पे, और ये फोर्स को हम F से डिनोट किए हैं, ठीक है, एक फोर्स है। हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, जो वर्क एंड एनर्जी का आप पहला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क डन कितना होता है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो फोर्स कौन सा है, कोई भी एक अलग तरीके का बाहर का कोई फोर्स नहीं है, इसका खुद का वेट है जो इस पर क्या कर रहा है, एज ए फोर्स ये एक्ट कर रहा है। इस बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट है वो खुद एक फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो फोर्स है, F जो फोर्स है, इस फोर्स को अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब कि इस फोर्स की वजह से हो रहा है। अब ये फोर्स है, अब ये ऊपर तक चला गया, बॉडी यहाँ तक चली गई, तो काम कैसे हुआ,
किसने किया? तो इस फोर्स ने ही काम किया। या फिर आप ऐसे मान लो कि ये बॉडी क्या है कि यहाँ पे है, ऊपर है, यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे है, और हमने इसको छोड़ दिया तो ये क्या धपाक से नीचे आएगी और यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इस बॉडी को छोड़ते हो या फिर यहाँ पे है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे क्या कुछ एनर्जी रहती है, और ये क्या है कि नीचे सीधे ऐसे आके गिर जाती है। और गिरेगा तो किसकी वजह से गिरेगा? क्योंकि इसका खुद का वेट होता है, ठीक है, खुद का इसका वेट होता है। जब इसका वेट है और वेट क्या है, एक फोर्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इंटू जी, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। फोर्स हमें पता चल गया कि जो वेट है। अब देखो इस फोर्स की वजह से, जो m इंटू जी की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो। पहले आपकी बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, अब आपकी बॉडी कहाँ आ गई? अर्थ सरफेस पे आ गई है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये हाइट मैंने आपको यहाँ पे h दिया है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें हम h का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को या फिर ऐसे बोल सकते हैं mg इंटू एच, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है, ठीक, क्या वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? mgh, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। कब होती है? जब आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। कब होती है? जब u की वैल्यू 0 होती है। अगर u की वैल्यू 0 नहीं है तो आप मेरे काइनेटिक एनर्जी वाले आप वीडियो को फॉलो करें, इससे पहले वाला वीडियो आप देखें, उसमें मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ, और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये सब लगता है कि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझा सकें। बट आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे या फिर आप हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन है तो इसको हम बहुत ही आराम से करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन को हम बहुत ही हल्के में हल्के धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को खुद से रीड करें, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसको रीड करें और मैं अपनी तरफ से इसको रीड करता हूँ। फाइंड द एनर्जी पोसेस बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, ठीक है। 10 kg का क्या है? मास है। व्हेन, कब? व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड, और जी की वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ग्राउंड है, ये क्या ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ग्राउंड से 6 मीटर के, 6 मीटर कितना है? ऊपर है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दे रखा है? इसका मास दे रखा है, कितना? 10 kg इसका मास दे रखा है, ठीक है, 10 kg इसका मास दे रखा है। और इसका जो हाइट है वो कितना दे रखा है? 6 मीटर। कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये 6 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसके पास एनर्जी कितनी होगी। जब ये ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? हमें उसी एनर्जी को क्या करना है? यहाँ पे बताना है, हमें उसी का जवाब देना है, ठीक है। तो समझते हैं कि ये एनर्जी कितनी होगी। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एनर्जी क्या है? वर्क है। अगर आपको एनर्जी फाइंड करने की बात कर रहा है तो सिंपल सब क्या करो कि वर्क फाइंड करने की कोशिश करो, और वही क्या हो जाएगी? आपकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें देखो फोर्स कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर एक्ट करेगा। अगर आपको याद होगा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा है 2 कंडीशन के बारे में कि वर्क डन कब होगा। या तो कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या होना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए, और उसके साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जा कर के क्या होगा? इस पर कोई वर्क होगा या फिर ये कोई एनर्जी को प्रोसेस करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो कि जो फोर्स होगा वो खुद इसका वेट होगा, और वेट कितना होता है? m इंटू जी होता है, यही इसका क्या होगा? फोर्स होगा, ठीक है। और वर्क डन के हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? m इंटू जी। फोर्स कितना है? m इंटू जी, ठीक है। फोर्स क्या है? m इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, कितना? ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? आप ये देखो 6 मीटर है, तो मतलब 6 मीटर क्या है कि 6 मीटर ऊपर है, यही इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ग्राउंड को ये क्या आप रिफरेंस मान लो, ठीक है, रिफरेंस मान लो, या फिर आप ग्राउंड को रिफरेंस मान के करो, या फिर आप इस पॉइंट को रिफरेंस मान लो। आप रिफरेंस किसी को भी मान सकते हो, बट आपको क्या कैलकुलेशन उसी रिफरेंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड को ही रिफरेंस मान कर चलो,
और अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स कितना है, m इंटू जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 मीटर का है। ठीक है, फोर्स कितना है, m इंटू जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 मीटर का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मास को क्या हम कर सकते हैं, मास को अब यहाँ पे देखो जो काइनेटिक एनर्जी का होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि जो इसकी यूनिट होती है साथ ही साथ हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, मास को हम क्या लिखेंगे, मास कितना है, 10 kg। ठीक है, क्या स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर का। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे लिखा जा सके। ठीक है, ये आपका मतलब कि आंसर हुआ। आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई करो 9.8 में, तो कितना हो जाएगा, 98, और 6 को आप इधर लेकर चले जाओ, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इसके यूनिट क्या। तो देखो केजी है, ठीक है, ये केजी, उसके बाद से हम गुणा करेंगे मीटर का, ये वाला मीटर, डिवाइड करेंगे हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है किससे, एम से, मल्टीप्लाई किससे करना है, एम से। अब याद करो कि जब मैंने आपको बताया था कि फोर्सों के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको यूनिट के बारे में भी बताया था। तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इस यूनिट को देखो एक स्पेसिफिक नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका 580। ठीक है, ये शायद होना चाहिए, ये हो जाएगा, हाँ सही है। ठीक है, ये आंसर सही है, 588 जूल हो जाएगा। और जूल को हम क्या बताए थे, जैसा कि अगर आपको याद होगा तो जूल को मैंने क्या बताया था, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर बताया था। और न्यूटन किसको कहते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो साथ ही साथ में हम क्या करते चल रहे हैं कि जो यूनिट्स की आपके अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको कोशिश करेंगे बताने के लिए। बट अगर आप ध्यान दोगे तो साथ ही साथ हम ये सारा कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो या फिर साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो यूनिट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बंदा कोई बोलता है 1 मीटर और एक लड़का बोलता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की सेम है, बट एक मीटर है और एक किलोमीटर है, तो बहुत अंतर होता है। तो यूनिट का देखो यही अंतर है। अब 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया यूनिट की वजह से। तो यूनिट बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस में, तो आपको वो यूनिट का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसे खुद से करना चाहो तो एक बार ट्राई करो, और आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, आप करो इसको, 1 मिनट का आप टाइम ले लो। चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब 40 सेकंड का नियरली हो चुका है। अगर जो इन्होंने इसे कर लिया है वेल एंड गुड है, अगर जो नहीं कर पाए हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो ध्यान से यहाँ पे देखें। मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखो रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। ठीक है, पहले लिख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या दे रखा है। मास कितना दे रखा है, 12 kg दे रखा है। इज एट अ सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर की बात कर रहा है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, 480 जूल दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 480 कर लेते हैं इसको। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है,
अब आपको हाइट फाइंड करनी है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है कि ग्राउंड से कुछ ऊपर है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड से कितना है, कुछ हाइट ऊपर है, मान लेते हैं वो हाइट कितना है, h है, और इस तरीके से इसको हम बना देते हैं, ये हाइट h हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ का ये डेटा दिया हुआ है कि इस पॉइंट का डेटा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट है, उसका मास 12 kg है, पोटेंशियल की एनर्जी कितनी है, 480 kg है। तो आपको बताना है कि इसकी जो हाइट है, ये कितने हाइट है, जो हाइट है ये कितने इसकी वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है ग्राउंड से, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, वैसे ही करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सिंपल सा अब यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा और स्पेसिफिक वे में कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, mg इंटू एच, ठीक है, यही मैंने बताया। आपको यही याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का यही फार्मूला आपको याद रखना है, mg इंटू एच, ठीक है, mg एच आपको यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पोटेंशियल एनर्जी सारा इसी में है। ऑब्जेक्ट का देखो मास कितना दे रखा है, यूनिट के साथ हम कराते चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। मास कितना दे रखा है, 12 kg, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हाइट हमें क्या करना है कि फाइंड करना है, और मान लो हाइट की हमें जो यूनिट है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब एनर्जी कितना दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी 480, और जूल को देखो हम न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 480 न्यूटन मीटर इक्वल टू 120, ठीक है, 10 का हमने 12 में गुणा कर दिया, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। अब ये देखो मैं फिर से एक बार और बता रहा हूँ कि ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन को न्यूटन से कैंसिल कर दो, ख़त्म, यूनिट की कोई लोचा नहीं, ठीक है। अब 120 को क्या करना है, इधर लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू एच। और यहाँ पे देखो जो हाइट का जो मीटर का है, ये यूनिट बचा हुआ है, और इसको हम छोड़ते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई हमारी h मीटर आ गई। और हमें देखो नहीं पता था कि इसकी यूनिट कितनी है, बट हमने क्या, इसका यूनिट भी फाइंड कर लिया, जो कितना आया, मीटर में आ गया, ठीक है। हाइट कितनी आ गई, 4 मीटर इसकी आ गई। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना कुछ रहा काफ़ी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, तो आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, आर द वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा इसमें आपको 5 मिनट का और टाइम लगेगा, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेंगे, और उसके बाद से जो भी अगर हम बात करें, एक बल्ब की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बल्ब की हम बात करते हैं। तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। तो इसमें किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। बल्ब जब जलता है, इससे पहले हम क्या करते हैं कि स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बल्ब में जाती है तो ये क्या करती है कि फिलामेंट में जाती है, और फिलामेंट में जाने के बाद से फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है या गर्म होता है, गर्म होकर क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, और उसमें कुछ गैसें होती है जिसकी वजह से ये हमें क्या वाइट कलर का दिखता है, या फिर मतलब जो भी कलर हो वो क्या होता है, वो जलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको लिखना एस, एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है अनदर फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो पहला एग्जांपल है। दूसरा बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे फ़ोन में आप इस्तेमाल करते हो, और फ़ोन में क्या होता है, बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो फ़ोन की बैटरी में क्या होता है, देखो फ़ोन की बैटरी, अगर आप बैटरी को खोलना अगर कभी कोशिश करो, या फिर कोई पुरानी बैटरी हो, या फिर अगर आप वो भी नहीं तो
अब बैटरी पे देखो उस पर लिखा रहता है लिथियम आयन लिखा रहता है या फिर जो भी, तो वो क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, पहले तो ये केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इसमें क्या होती है। और केमिकल एनर्जी से क्या होता है, बैटरी हमें जो करंट हमें मिलता है बैटरी से, तो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप कई तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको कोई बल्ब जलाना है तो फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो जाएगी, लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी में, ठीक है। अगर आपको इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप कोई मोटर चलाना चाहते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अगर आप कोई मोटर चलाते हो या फिर कोई ऐसा काम कराते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में चला गया। मैकेनिकल में भी वो देखो रोटेशनल भी हो सकता है, तो इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सारे भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। कैसे, उसको भी हम थोड़ा 1 बाय 1 करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है वो सब। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बो एंड एरो का बताया था कि इस तरीके से एक धनुष है, ठीक है। इस तरीके से एक धनुष है, ऐसे ऐसे नहीं, ये धनुष है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया है, इतना स्ट्रेच किया है, और इसमें आपने एक एरो लगा दिया इसमें, मतलब कि आपने एक तीर लगाया, आपको कहीं निशाना लगाना है, ठीक है। ये तरीके का तीर है, ठीक है। जब आप इसको पीछे की तरफ इस तरीके खींचोगे तो इसमें क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। किसमें, इस स्ट्रिंग में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग से किस में जाता है, एरो में, ठीक है। जो आप तीर लगाया वो एरो में ये पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो ये सारा तभी होता है, जैसे आपने यहाँ तक खींचा, ठीक है, रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचने के बाद जब छोड़ देते हो, जैसे ही छोड़ते हो, ठीक है, तुरंत क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किस में चला जाता है, ये जो स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी एरो में आ जाता है। और एरो जब तेज़ी से मूव करता है, ठीक है, जब ये मूव करता है तो ये क्या, ये कौन सी एनर्जी कंटेन कर लेता है, ये काइनेटिक एनर्जी कर लेता है। ये क्या कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी ये कंटेन कर लेता है। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास वेलोसिटी आ जाती है, ये मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और भी अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए या फिर और भी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो और भी हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसे बता सकता हूँ। बट अगर आपको ये चीज़ इतना अगर समझ में आ जाता तो ये वेल एंड गुड है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा कोशिश किया है। और नहीं समझ में आता है तो वो एक अलग फैक्ट होता है, एक अलग मैटर होता है कि किस तरीके से चीज़ों को आपको समझाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो आप उसको देखना ना भूलें। अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू किए हो तो नेक्स्ट वाला भी वीडियो आप उसको भी कंटिन्यू जरूर करना, देखना, आपको वो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन।